नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टूडेंट टीके में। और आज हम देखने वाले हैं गणित शिक्षण शास्त्र के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आने वाले आपकी एस्टेट सीटेट और अन्य टेट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज के मैथ्स पेडागोजी के टॉप 50 क्वेश्चन। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा चरण बच्चों में प्रतिमान या पैटर्न के अवधारणात्मक विकास के उच्चतम स्तर को प्रदर्शित करेगा। देखिए यहाँ पर बच्चों में हम जब प्रतिमान या पैटर्न के अवधारणात्मक विकास के उच्चतम स्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कैसे पता कर पाएंगे कि बच्चे का जो अवधारणात्मक पैटर्न का अवधारणात्मक विकास है वो बच्चे का अच्छी तरह से विकसित हो चुका है। पैटर्न की पहचान करना, पैटर्न का विस्तार करना, नए पैटर्न की नकल करना या फिर नए पैटर्न का सृजन करना। तो देखिए जब बच्चा नए पैटर्न का सृजन करने लग जाए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो अपने पैटर्न के अवधारणात्मक विकास के उच्चतम स्तर को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। और इसके लिए फोर्थ विकल्प यहाँ पर हमारा इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? समस्या समाधान, दृष्टिकरण, निरूपण, अनुकूलन। तो यहाँ पर गणितीय प्रक्रिया के अंतर्गत हम नहीं रखेंगे, वो होगा ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर अनुकूलन। बाकी तीनों ही यहाँ पर गणितीय प्रक्रियाओं में शामिल है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शाब्दिक समस्याओं या इबारती सवालों को शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि। अब क्यों शामिल किया जाना चाहिए? छात्रों को शाब्दिक समस्याओं को प्रभावी रूप से समझने, प्रतिपादित और हल करने की क्षमता अर्जित करना महत्वपूर्ण कौशल है। तो देखिए जब हम प्राथमिक स्तर पर जो शाब्दिक समस्याएं हैं इनको शामिल करते हैं तो उसके पीछे वजह क्या होती है? ये गणित की भाषा पढ़ाने का एकमात्र साधन है या शाब्दिक समस्याओं का निरंतर प्रयोग विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा में निपुण बनाता है। फोर्थ, ये हल करने में आसान होती है इसलिए विद्यार्थी को गणित में बेहतर अंक प्राप्त करने में मदद करती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, छात्रों को शाब्दिक समस्याओं को प्रभावी रूप से समझने, प्रतिपादित और हल करने की क्षमता अर्जित करना एक महत्वपूर्ण कौशल है और इसीलिए इनको यहाँ पर इसमें शामिल किया जाता है। तो फर्स्ट विकल्प यहाँ पर इसमें उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, गणित शिक्षण में सांप सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा इन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित है। तो यहाँ पर यदि हम देखें मापन, संख्याओं, आकृति या ज्यामिति, तो देखिए सांप सीढ़ी का जो खेल होता है वो बच्चों में कौन सी अवधारणाओं को विकसित करता है? तो वो करता है संख्याओं की अवधारणाएं जो होती हैं उनको विकसित करने से संबंधित होता है सांप सीढ़ी का खेल। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निहाल को गणित की एक परीक्षा में 78 परसेंटाइल अंक मिले हैं। यह निम्न में से किस प्रकार के परीक्षण का उदाहरण है? यहाँ पर है मानक संदर्भित परीक्षण, मानक संदर्भित परीक्षण, मानदंड संदर्भित परीक्षण है पहला, दूसरा है मानक संदर्भित परीक्षण और तीसरा है निदानात्मक परीक्षण, फोर्थ है अभिक्षमता परीक्षण। तो यहाँ पर एक मानक संदर्भित परीक्षण होगा, इससे संबंधित होगा दूसरा विकल्प बनेगा उत्तर। निम्न में से क्या बुनियादी संख्यात्मक कौशल में वृद्धि के लिए सुझावित शिक्षा शास्त्रीय रणनीति नहीं है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो हस्तकौशल सामग्री का उपयोग है, संख्यात्मक प्रश्नों का उपयोग है, कविताओं, कहानी और खेलों का उपयोग है, मातृभाषा में निर्देश देना। तो यहाँ पर बुनियादी संख्यात्मक कौशल में वृद्धि के लिए जो सुझावित शिक्षा शास्त्रीय रणनीति नहीं है वो होगा संख्यात्मक प्रश्नों का उपयोग। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर उत्तर होगा। स्थानीय मान की संकल्पना के शिक्षण के लिए अध्ययन कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री उपयोग की जाती है, जैसे गिनतारा है, डेंस ब्लॉक है, 1 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए के नकली मुद्रा नोट है। उपरोक्त स्थिति में अध्यापक डीन्स सिद्धांत के नियम का आश्रय यहाँ पर ले रहे हैं। गतिक नियम है, गणितीय परिवर्तनशीलता नियम, बोधात्मक परिवर्तनशीलता नियम या रचनात्मक नियम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बोधात्मक परिवर्तनशीलता नियम, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, त्रुटियां गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह वाक्य रिक्त स्थान से संबंधित है।
त्रुटियां गलत हैं क्योंकि त्रुटियां गणित के प्रति लापरवाही वाली अभिवृत्ति को दर्शाती है। दूसरा है सही है क्योंकि शिक्षक को ये समझने में मदद मिलती है कि गणितीय अवधारणाओं का निर्माण कैसे किया जाता है। थर्ड है गलत है क्योंकि गणित त्रुटि रहित विषय है। फोर्थ है सही है क्योंकि त्रुटियां कम बुद्धि लब्धि आईक्यू को दर्शाती है। तो देखिए त्रुटियों के ऊपर यदि हम बात करें तो त्रुटियां जो होती है वो सही है क्योंकि शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि गणितीय अवधारणाओं का निर्माण कैसे किया जाए, यही इसमें महत्वपूर्ण होगा। दूसरा विकल्प, छात्राओं को जब दो भिन्नों का योग करने के लिए कहा जाता है तब बहुधा इस साधारण त्रुटि का सामना होता है। अंश को अंश में जोड़ देते हैं और हर को हर में। इस भ्रांति का क्या संभावित कारण हो सकता है? अध्यापक की संकलनात्मक समझ में कमी है या फिर कक्षा में छात्रों के ध्यान में कमी। थर्ड है योग में सीखे गए तथ्यों का सामान्यीकरण भिन्नों पर लागू करना। फोर्थ है शिक्षण अधिगम सामग्री का सुलभता से प्राप्त नहीं होना। तो यहाँ पर देखिए योग में सीखे गए तथ्यों का सामान्यीकरण भिन्नों पर लागू करना। अब यहाँ पर बच्चे त्रुटि क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों ने योग के सवाल सीखे हैं, जोड़ के सवाल सीखे हैं और वैसा ही सामान्यीकरण वो यहाँ पर भिन्न पर भी लागू कर रहे हैं, तो इसलिए बच्चे यहाँ पर त्रुटि कर रहे हैं। आगे देखिए छात्रों की आंकड़ों के संग्रहण की समझ के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य होगा कक्षा में विचार विमर्श, वर्ग पहेली, सर्वेक्षण पर आधारित योजना या फिर भूमिका अभिनय। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं छात्रों में आंकड़ों के संग्रहण की समझ के आकलन के लिए। तो यहाँ पर हम बच्चों को सर्वेक्षण पर आधारित एक प्रोजेक्ट दे सकते हैं जिसको बच्चे करेंगे, तो यहाँ पर बच्चों का हम इसमें आकलन कर सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर पैटर्न प्रतिमान एक महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणा है क्योंकि पैटर्न देखने में आकर्षक होते हैं। पैटर्न को बनाने के लिए विविध सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। पैटर्न अनेक प्रकार से बनाए जा सकते हैं। पैटर्न अधिगमकर्ताओं में बीजगणितीय अवधारणाओं, आधारभूत अवधारणाओं को विकसित करते हैं। तो देखिए पैटर्न जो होते हैं वो अधिगमकर्ताओं में बीज गणित की आधारभूत अवधारणाओं को विकसित करते हैं और इसके लिए हमारा जो चौथा विकल्प होगा वो इसमें यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। गणित के शिक्षक ने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखा। बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या बनाने के लिए कोई भी 4 अलग-अलग अंकों का उपयोग करो, परंतु शर्त है कि अंक 6 सदैव इकाई के स्थान पर होना चाहिए। तो यहाँ पर उपरोक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा यहाँ पर विकल्प सही है? ये एक खुले सिरे वाला प्रश्न है यानी कि मुक्त अंत वाला प्रश्न है या प्रश्न को हल करने के लिए दिए गए आंकड़े अपर्याप्त हैं। प्रश्न का एक अनन्य उत्तर है जिस पर पहुंचने के लिए तर्कसंगत चिंतन की आवश्यकता है और यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न कक्षा में पूछने से बचना चाहिए क्योंकि इनको हल करने में अधिक समय नष्ट होता है। तो देखिए प्रश्न का एक अनन्य उत्तर है और जिस पर पहुंचने के लिए तर्कसंगत चिंतन की आवश्यकता यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न है छात्रों द्वारा दैनंदिन यानी कि जर्नल लिखना गणित मूल्यांकन के एक उपकरण की तरह है जो केंद्रित है छात्रों को प्रोत्साहित करने पर कि वे गणित के शिक्षण और अधिगम से संबंधित समस्याओं को प्रतिबिंबित करें। कक्षा में छात्रों के सामने आने वाली सामान्य समस्याओं को संबोधित करने पर, छात्रों को गणितीय भाषा सुधारने पर, छात्रों के प्रश्न हल करने के कौशल को सुधारने पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि छात्रों को प्रोत्साहित करने पर कि वे गणित शिक्षण और अधिगम से संबंधित समस्याओं को प्रतिबिंबित करें। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर उत्तर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है प्रारंभिक विद्यालय के गणित के अध्यापक ने निर्णय किया कि ज्यामितीय आकृतियों पर एक इकाई योजना बनाएगा। उसे निम्न प्रत्याशित अधिगम परिणाम लिखे। विविध आकृतियों को पहचानना, विविध आकृतियों के बीच अंतर बताना। थर्ड है आकृतियों की भुजाओं और कोणों और शीर्षों को पहचानना। निम्नलिखित में से वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के कौन से स्तर पर वह छात्रों का आकलन यहाँ पर करेगा? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं निगमनात्मक स्तर, स्वयं सिद्धि, दृष्टिकरण या फिर विश्लेषण स्तर। तो शिक्षक यहाँ पर विश्लेषण स्तर पर छात्रों का आकलन करेंगे। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर उत्तर होगा।
अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में संख्या के बोध यानी कि 10 तक का विकास करने के लिए अंतिम चरण है? संख्याओं के क्रम का अधिगम, संख्याओं को पढ़ने और लिखने का अधिगम, संख्याओं को उनके नाम के साथ गणना करने का अधिगम, एक दी गई संख्या से पहले और बाद में क्या आता है का अधिगम। तो यहाँ पर संख्याओं को पढ़ने और लिखने का अधिगम, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ज्यामिति को गणित का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है और प्राथमिक गणित का यह एक अभिन्न भाग होना चाहिए, ऐसा इसलिए क्योंकि सभी छात्र ज्यामिति में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं क्योंकि यह समझने में सरल है, ज्यामिति गतिविधि उन्मुख है और खेलने का समय देती है। थर्ड है, कई प्रसिद्ध गणितज्ञों ने ज्यामिति के विकास में सहयोग दिया। और फोर्थ है, ज्यामिति के अनुभव दैनिक जीवन में अधिगम और गणितीय विचारों में अवधारणाओं के अधिगम और दृश्यीकरण में सहायता करते हैं। तो देखिए, ज्यामिति को गणित का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है और ये एक अभिन्न भाग भी होना चाहिए। अब इसके पीछे यदि हम कारण देखें यहाँ पर, तो ज्यामिति के जो अनुभव होते हैं हमारे दैनिक जीवन में अधिगम और गणितीय विचारों अवधारणाओं के अधिगम और दृश्यीकरण में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर उत्तर होगा। हम षष्टिक पद्धति का उपयोग कहाँ पर करते हैं? तो यहाँ पर आंकड़ों के प्रमाणीकरण, परिमापन के लिए, या कोणों के मापन के लिए, दूरी को फुट और गज में मापने के लिए, या हिंदी अरबी संख्यांकों को लिखने के लिए। तो यहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं कोणों को मापने के लिए, ऑप्शन सेकेंड। कक्षा 1 और 2 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की दृष्टि से गणित के शिक्षण और अधिगम के लिए निम्न में से कौन सा यहाँ पर सही होगा? कलन विधि और रटांत अधिगम पर जोर देना, कक्षा 1 और 2 में मौखिक प्रश्नों को करवाना। थर्ड है, गणित को अन्य विषयों जैसे भाषा, कला, पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ समाकलित करना किया जाना चाहिए। और फोर्थ है, कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गणित जो है उसको अन्य विषय जैसे कि भाषा, कला, पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ में समाकलित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर उत्तर होगा। रचनावादी कक्षा में दशमलव के गुणन का परिचय देने के लिए निम्न में से क्या अत्यधिक उपयुक्त है? दशमलव को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ ग्रिड का उपयोग करना, उसके बाद गुणन का परिचय देना, या फिर दशमलव को भिन्न में परिवर्तित करना और फिर गुणन करना। थर्ड है, दशमलव को पूर्ण संख्याओं में परिवर्तित करना फिर गुणन करना। और फोर्थ है, औपचारिक कलन विधि का उपयोग करके प्रश्नों को हल करना, उसके बाद अभ्यास के लिए कार्य पत्रक देना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि दशमलव को प्रदर्शित करने के लिए पहले हमें ग्राफ या ग्रिड का उपयोग करना, उसके बाद में गुणन का परिचय देना, ये यहाँ पर उपयुक्त इसमें रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट है। प्रतिशतता की अवधारणा पढ़ाते हुए कक्षा में विषय त्योहारों, मौसम में बिक्री व छूट पर विचार विमर्श प्रारंभ किया गया। कक्षा में इस प्रकार की जो चर्चा होती है, तो इस प्रकार की चर्चा यहाँ पर क्या प्रदर्शित करती है? छात्रों में वाद विवाद की कौशल को बढ़ाने में सहायक है, छात्रों को एक दूसरे के विचार सुनने में सहायक होती है और उन्हें अपने तर्क प्रस्तुत करने को प्रोत्साहित करती है, जिससे उनकी वाचन कला बढ़ोतरी होती है। और इससे बचना चाहिए क्योंकि इससे कक्षा में शोर के स्तर में वृद्धि होती है और दूसरों की शांति भंग होती है। या फिर कहें, छात्रों को कक्षागत गणित और बाहरी दुनिया के गणित में संबंध बनाने में मदद मिलती है, जिससे उनकी संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी होती है। तो देखिए, जब हम कक्षा में प्रतिशतता, बिक्री, छूट इस प्रकार के विचार विमर्श करते हैं, तो ये छात्रों को कक्षागत गणित को बाहरी दुनिया के गणित के साथ संबंध बनाने में मदद करती है, जिससे बच्चों में समझ विकसित होती है। आगे देखिए, कंचों के खेल में रेनो 4 बार हार जाती है, उसके पास 7 कंचे बचे हैं, उसने कितने कंचों के साथ खेल किया था? ये प्रश्न यहाँ पर उदाहरण है। योग पर संदर्भात्मक प्रश्न का, खुले सिरे वाले का, बहुविकल्पी प्रश्न का, व्यवकलन पर संदर्भात्मक प्रश्न का। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये प्रश्न योग पर संदर्भात्मक प्रश्न का यहाँ पर उदाहरण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रेहाना
गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है और गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए उसमें रिक्त स्थान होना या होनी चाहिए। छात्रों को गणित ओलंपियाड के लिए तैयार करने का कौशल, संकल्पनात्मक समझ और गणितीय ज्ञान को वास्तविक जीवन से संबंधित करने की क्षमता, सिद्धांतों और सूत्रों का स्मरण करने की क्षमता, मानसिक गणित की समस्याओं को हल करने की क्षमता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं संकल्पनात्मक समझ और गणितीय ज्ञान को वास्तविक जीवन के साथ संबंधित करने की क्षमता। अगला प्रश्न है, यदि एक गणित की परीक्षा में सुधी फातिमा ने एक प्रश्न सम्मिलित किया। यदि दो संख्याओं का योग 17 है तो संख्याएं क्या है? यह एक रिक्त स्थान उदाहरण है रिक्त स्थान का। बहुविकल्पी चयन प्रश्न या फिर संदर्भात्मक प्रश्न, बंद सिरे वाले प्रश्न या फिर मुक्त सिरे वाले प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर यदि हम प्रश्न में देखें तो किसी दो संख्याओं का योग 17 है। अब जरूरी नहीं कि संख्याएं कौन सी ली जाए, बच्चे अलग अलग जवाब यहाँ पर अलग अलग संख्याओं के रूप में दे सकते हैं जिनका योग 17 हो। जैसे 16 और 1 भी बता सकते हैं, 15 और 2 भी बता सकते हैं, 14 और 3 भी बता सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न यहाँ पर मुक्त सिरे वाले प्रश्न के अंतर्गत आएंगे। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करें। मानदंड है, संदर्भित आकलन विद्यार्थियों का किसी मापदंड के आधार पर मूल्यांकन करना है। बी है, संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। क्या यहाँ पर जो मानदंड और मानक दिए हैं, कथन बी सही है, कथन ए सही है, ए भी दोनों सही है या दोनों गलत है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि केवल कथन जो होगा ए वही इसमें यहाँ पर सही होगा। मनप्रीत के पास अच्छी गणित तर्कना है, इसलिए उसके पास होगी तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता, परिभाषा को पुनः स्मरण करने की क्षमता, त्रुटिहीन गणना करने की क्षमता, सही गणितीय सूत्रों को याद करने की क्षमता। तो यहाँ पर तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें उत्तर होगा। कोठारी आयोग 1964-66 के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 10 के छात्रों के लिए गणित एक अनिवार्य विषय है या होना चाहिए जो कि सामान्य शिक्षा का हिस्सा है। दूसरा है, यह केवल कल्पना है। गणित छात्रों में मानसिक कौशल, अनुशासन, सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों को विकसित करता है। थर्ड है, गणित छात्रों में विश्लेषणात्मक तर्क, चिंतन, आत्मविश्वास, मनोभावों को विकसित करता है। फोर्थ है, प्रत्येक छात्र गणित में अमूर्तता नहीं समझ सकता, अतः कक्षा 8 के विषय के रूप में ही इसको रखना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के लिए गणित जो है एक अनिवार्य विषय होना चाहिए जो कि सामान्य शिक्षा का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या ज्ञान के विकास से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर देखें, पदानुक्रम समावेशन, वर्गीकरण, आत्म केंद्रित। तो यहाँ पर होगा आत्म केंद्रित। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसमें उत्तर होगा। गणित भाषा सहायक होती है समस्या समाधान के कौशल को विकसित करने, संप्रेषण और वाचन कौशल विकसित करने, तार्किक कौशल को विकसित करने। अब इसमें हम सही चुने, ए और बी सही है या फिर केवल बी सही है, केवल सी सही है और फोर्थ है ए और सी सही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रश्न के लिए ए और सी इसमें सही है। समस्या समाधान कौशल को विकसित करने में, तार्किक कौशल को विकसित करने में। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों का आकृति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्न में से अत्यधिक उपयुक्त क्रियाकलाप को पहचानिए। बच्चों को अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं, पदार्थों से संबंधित अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर दिया जाए। छात्रों को एक चार्ट पर विभिन्न आकृतियों के चित्रों को दिखाया जाए। शिक्षक विभिन्न आकृतियों का चित्र श्यामपट पर बनाकर एक एक से उनका परिचय कर दे। और फोर्थ है, बच्चों को विभिन्न आकृतियों की परिभाषा दी जाए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चों को अपने चारों ओर
कि भिन्न वस्तुओं पदार्थों से संबंधित अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर दिया जाए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर उत्तर होगा। इनमें से कौन सा सोपान चरण समस्या समाधान में शामिल नहीं है? अविवेकी, अविवेचित, कलन विधि का विकास करना, योजना का प्रतिपादन करना, उत्तर या परिणाम को प्रतिपादित करना, समस्या समाधान को स्पष्टीकरण करना। तो यहाँ पर अविवेकी, अविवेचित, कलन विधि का विकास करना, ये एक समस्या समाधान चरण में शामिल नहीं होगा। अगला प्रश्न है, वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति के अधिगम के लिए प्रश्न महत्वपूर्ण पद संपूर्ण चिंतन है, क्योंकि यह आकृतियों के विश्लेषण दृष्टिकरण कौशल को विकसित करने का आधार है। बच्चे को ज्यामिति आकृतियों के नाम स्मरण करने में सहायता करता है। यह बच्चे के ज्यामिति में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करता है। ये टेनिग्राम पहेलियों को हल करने में बच्चे की सहायता करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यह आकृतियों के विश्लेषण और दृश्यीकरण कौशल को विकसित करने का आधार है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें उत्तर होगा। एक अध्यापिका अपने छात्रों को कोई भी 4 अंक के उपयोग करके एक 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए कहती है, बशर्ते उसमें 5 को इकाई के स्थान पर नियत करना होगा। और ये किस प्रकार का यहाँ पर प्रश्न है? विवरणात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले, नियतकालिक प्रश्न, प्रासंगिक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर ये नियतकालिक प्रश्न है। ऑप्शन सेकेंड इसमें उत्तर होगा। दशमलव संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न में से कौन सा यहाँ पर अति उपयुक्त होगा? टेनग्राम, डेंस ब्लॉक, ग्रिड पेपर, ग्राफ पेपर या फिर संख्या सारणी। तो यहाँ पर देखिए दशमलव का संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न में से जो अति उपयुक्त होगा वो होगा ग्रिड पेपर। ऑप्शन थर्ड। आगे आता है, निम्न में से कौन सा सहयोगी और सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करता है? छात्र कला में हुए विचार विमर्श द्वारा विकसित मापदंडों के आधार पर आकृतियों का वर्गीकरण करते हैं। शिक्षक 2 अंक वाली संख्याओं की गुणन प्रक्रिया शेयर करते हैं। छात्रों को उसी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और थर्ड है, छात्रों को निर्देश देते हैं कि वे प्रश्नों को हल घर पर करें और उसे अध्यापक के पास जमा करें। फोर्थ है, प्रत्येक छात्रों को गणितीय खेल पहेलियां उपलब्ध कराना और उन्हें उनके उत्तरों को साझा करने के लिए कहना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसमें छात्र कला में हुए विचार विमर्श के द्वारा मापदंडों के आधार पर आकृतियों का वर्गीकरण करते हैं। ये यहाँ पर सहयोगिक और सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करेगा। ऑप्शन फर्स्ट। निम्न में से वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार कौन सा क्रम ज्यामितीय स्तर के लिए यहाँ पर सही है? तो यदि हम देखें इसमें स्तर को, तो देखिए चारों यहाँ पर स्तर जो बताए गए हैं 5 स्तर हैं और इनका क्रम यहाँ पर बार बार हर विकल्प में चेंज किया गया है। तो पहचान करना, विश्लेषण, संबंध बनाना, निगमन, स्वयं सिद्धता, ये यहाँ पर जो वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय स्तर के लिए क्रम जो होगा वो इसमें यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन सेकेंड इसमें उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पर गणित की प्रकृति के बारे में जो सही नहीं है वो हम देखेंगे। यदि स्थान परिणाम परिमाण और माप का विज्ञान है, गणितीय ज्ञान सटीक व्यवस्थित तार्किक है, गणितीय भाषा अच्छी तरह से परिभाषित और स्पष्ट है, गणित में सभी प्रमेय अभिग्रहित और प्रमाणित तथ्य हैं। तो यहाँ पर जो गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं होगा वो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ। स्थानीय मान की अवधारणा को प्रस्तुत करने से पूर्व छात्रों को मूर्त सामग्री से गिनती और समूहीकरण क्रियाकलाप कराना चाहिए। और इस प्रकार के क्रियाकलाप जो होते हैं इनका प्रयोजन क्या होता है? तो छात्रों के उत्तम प्रेरक कौशल में सुधार करना है, दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के समूह बनाने में सहायता करना है। और थर्ड है, ये दी गई सामग्री की आकृतियों को पहचानने में सहायता करना है। ये दिग स्थान स्थानीय मान प्रणाली में समूहीकरण और विनिमय को समझने में मदद करेगा। तो यह स्थानीय मान प्रणाली में समूहीकरण और विनिमय को समझने में
मदद करेगा। ऑप्शन फोर्थ, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या है, यह योग रिक्त स्थान कहलाता है। यह योग का रिक्त स्थान कहलाता है। क्रम विनिमय, संवर्ग गुण, तत्समक गुण, योज्य योगात्मक गुण। तो ये यहाँ पर किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, इसे हम संवर्ग गुण कहते हैं। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर उत्तर होगा। वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति के अधिगम के लिए प्रथम महत्वपूर्ण पद संपूर्ण चिंतन है, क्योंकि यह आकृतियों के विश्लेषण और दृश्यीकरण कौशल को विकसित करने का आधार है। तो बिल्कुल यहाँ पर हम कहें तो ये आकृतियों के विश्लेषण दृश्यीकरण कौशल को विकसित करने का आधार होता है, यहाँ पर प्रथम पद। आगे देखिए, एक अध्यापिका अपने छात्रों को कोई भी 4 अंक के उपयोग करके एक 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए कहती है, बशर्ते उसमें 5 कोई इकाई के स्थान पर नियत हो। तो ये प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पर हमारा रिपीट हुआ है, और इसमें यदि हम देखें तो यहाँ पर ये नियतकालिक प्रश्न का उदाहरण होगा। और दशमलव संख्याओं के प्रतिनिधित्व करने के लिए भी हमें ग्रिड पेपर या ग्राफ पेपर की इसमें आवश्यकता रहती है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, गणित से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन उचित है? गणितीय समस्याओं प्रश्नों को हल निर्धारित पाठ्य पुस्तक में दी गई कलन विधियों के द्वारा करना चाहिए। बी है, गणित केवल संख्याओं और संख्याओं की अवधारणाओं के बारे में सही है, अवधारणाओं के बारे में है। या फिर सी है, गणित के प्रश्न समस्याओं का हल आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर हम देखें तो क्या केवल ए सही है, बी सही है, केवल सी सही है? तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसमें सी होगा, जो कि गणित के प्रश्न समस्याओं का हल आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, ये इसमें सही है। एक बस संख्या 405 स्थान से ए से स्थान बी के बीच चलती है। ऊपर दिए गए कथन में किस प्रकार की संख्याओं के चित्रण का उपयोग किया गया है? तो यहाँ पर प्रेक्षित संख्या, क्रमसूचक, गणन, नामिक, अंकित संख्या। तो यहाँ पर नामिक अंकित संख्या का इसमें उपयोग किया गया है। ऑप्शन फोर्थ। एक व्यक्ति कहता है कि गणित में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अच्छी होती है। इस दावे के लिए उसमें निम्न में से कौन से आंकड़े सहायक होंगे? तो यहाँ पर यदि हम देखें, समुदाय में के अनेकानेक व्यक्तियों की राय लेना, कक्षा में एक परीक्षा लेना और लड़के लड़कियों के द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना करना, और घर और विद्यालय में उसके पूर्व अनुभव, या फिर जेंडर और गणित के क्षेत्र में विविध शोध अध्ययन। तो यहाँ पर जो आंकड़े सहायक होंगे, जेंडर और गणित के क्षेत्र में विविध शोध और अध्ययन, ये यहाँ पर उस व्यक्ति के लिए तो सही होंगे, सहायक होंगे, जिससे उसे पता चलेगा कि कौन अच्छे होते हैं। आगे देखिए, जीन पियाजे के द्वारा दिए गए ज्ञान के क्षेत्रों में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? संख्याएं भौतिक ज्ञान में आती है, क्योंकि बच्चे बस संख्याओं और वस्तुओं की गणना से संबंधित करके सीखते हैं। संख्याएं सामाजिक परंपरागत ज्ञान में आती है, क्योंकि इससे इन्हें वास्तविक दुनिया के अनुभव से सीखते हैं। संख्याएं तर्कसंगत गणितीय ज्ञान में आती है, क्योंकि संख्याएं वे संबंध हैं जिनकी रचना बच्चा मन में करता है। या फिर संख्याएं सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान में आती हैं, क्योंकि प्रत्येक संस्कृति में संख्याओं को अलग तरीके से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं संख्याएं तर्क संगत गणितीय ज्ञान में आती हैं, क्योंकि संख्याएं वे संबंध हैं जिनकी रचना बच्चा मन में करता है। तीसरा कथन इसमें सही रहेगा। एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न भुजाओं के माप वाले वर्गों के कटआउट देती है, उनको ग्राफ पेपर वर्गों पर रेखांकित करने और वर्ग के खानों की गिनती करने के लिए कहती है। साथ ही छात्रों के द्वारा उनके द्वारा अंकित किए गए खानों की संख्याओं और भुजाओं लंबाई के बीच संबंध को स्थापित करने के लिए कहती है। तो निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि का उपयोग अध्यापिका ने यहाँ पर किया है? आगमनात्मक विधि, व्याख्यान विधि, निगमनात्मक, प्रयोगात्मक। यहाँ पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन फर्स्ट, आगमनात्मक विधि का।
गणित के शिक्षण और अधिगम में प्रौद्योगिकी के प्रयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रौद्योगिकी का उपयोग गणित के अध्यापक के महत्व को कम कर देता है। दूसरा है प्रौद्योगिकी गणित नहीं है, यह केवल गणित को हल करने की एक विधि है। थर्ड है प्रौद्योगिकी के प्रयोग के कारण छात्र पर्याप्त प्रश्नों का अभ्यास नहीं करेंगे। फोर्थ है प्रौद्योगिकी के उपयोग से गणित में अन्वेषण और खोज के क्षेत्र कम हो जाते हैं। तो देखिए प्रौद्योगिकी गणित नहीं है और यह केवल गणित को हल करने की एक विधि है, जो कि ऑप्शन सेकंड यहाँ पर उत्तर होगा। गणितीय खेल और पहेलियां सहायता करती है रोजमर्रा गणित और रोजमर्रा के विवेचन के साथ संबंध स्थापित करने में। बच्चों की गणित के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति के विकास में सक्षम करते हैं। अध्यापक का कार्य कम करके प्रश्नों श्यामपट्ट पर हल करने की एक रास्ता को समाप्त करते हैं। और फोर्थ है कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने में। देखिए गणितीय खेल और पहेलियां जो होती है वो क्या करती हैं, 2 और 4 के रूप में, यानी कि विकल्प 2 और 4, 1 और 2, 2 और 3, 1 2 3। देखिए पहला और दूसरा, अब पहले और दूसरे विकल्प को यदि हम देखें तो गणित और रोजमर्रा के विवेचन के साथ संबंध स्थापित करने में और गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास में सक्षम करते हैं। ये दोनों ही विकल्प यहाँ पर हमारे उत्तर होंगे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर छात्रों को गणितीय क्रियाकलापों में व्यस्त रखना बहुल तरीकों से सहायक हो सकता है, जैसे कि छात्रों को कई अमूर्त अवधारणाओं का अन्वेषण करने, परिकलन रणनीतियों को सीखने के अवसर प्रदान करना, समय सारणी में दिए गए खाली कालांशों का उपयोग करने में सहायता करता है, छात्रों को उनकी गणितीय समझ और विवेचन को गहन करने में सहायता करता है, और डी है संकलित आकलन के उपकरण का कार्य करता है। अब इसमें विकल्प ए डी सही है, बी सी सही है, बी डी सही है या फिर ए और सी सही है। तो यहाँ पर उत्तर होगा हमारा ए और सी। और ए और सी के रूप में यदि हम देखें तो ये रणनीतियों को सीखने का अवसर प्रदान करता है, अमूर्त अवधारणाओं को अन्वेषण करने में, और साथ ही साथ गणितीय समझ और उनके विवेचन को गहन करने में सहायता करेगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कक्षा 2 के एक छात्र को जब यहाँ पर 56 और 42 को हल करने के लिए, इनके जोड़ने के लिए कहा गया, तो उसने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जोड़ा। 56, 42 ने 50, 40, 6 और 2 बराबर 90 और 8 98। एक गणित के अध्यापक के रूप में आपकी इस छात्र के प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी? तो देखिए छात्र ने थोड़े से अलग तरीके से जोड़ा है। तो छात्र को प्रश्न का हल करने के लिए अपने स्वयं की रणनीति अपनाने के लिए हतोत्साहित करेंगे। छात्र को डांटना, क्योंकि यह प्रक्रिया स्तंभ विधि योग को सीखने में सहायता नहीं करती है। छात्र को निर्देश दे कि वह देखे अन्य छात्रों ने समस्या कैसे हल की, सहायता लेकर सही विधि से हल करें। फोर्थ है छात्र की प्रशंसा करें, क्योंकि उसने प्रश्न को हल करने के लिए वैकल्पिक रणनीति का उपयोग किया है। इससे रचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन में वृद्धि होती है। तो बिल्कुल हम यहाँ पर छात्र की प्रशंसा करेंगे। ऑप्शन फोर्थ इसमें उत्तर होगा, क्योंकि जो उसने जोड़ा है वो बिल्कुल सही है, उत्तर उसका बिल्कुल सही है, पर उसने एक वैकल्पिक विधि यहाँ पर उपयोग में ली है। तो दोस्तों यहाँ पर आज की जो हमारे गणित के पेडागोजी संबंधित 50 प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ।